फ्रिक्शन जो है 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये एक तरीके की क्या है, अपोजिंग फोर्स है। ये कैसी है, मतलब कोई अगर यहां चलना चाहेगा आगे की तरफ तो ये हमेशा कैसे लग रही होगी, बैकवर्ड लग रही होगी, हमेशा यहां लग रही होगी फ्रिक्शन। ठीक है, अब 4 फोर्सेस होती थी, ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूक्लियर और वीक फोर्स और ग्रेविटेशन और एक और तुम्हारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन चारों में किस कैटेगरी में आती है, ये आने वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका। बताओ किस कैटेगरी में आएगी फ्रिक्शन, न्यूक्लियर की कैटेगरी में आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आएगी, कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कैटेगरी में आएगी, ग्रेविटेशन में आएगी, किस में आएगी, ग्रेविटेशन में आएगी। वीक वाले में बताओ भाई आद्या, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे ना तुम लोग। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, जो हट गया है उसमें दिया हुआ है। वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया है, शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है। और अगर एचसी वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें मिला होगा, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर इसको क्या लें। ये शुरू किया करना, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को मैसेज जाएगा, फिर 1 हफ्ते में तो हो जाएगा। उसमें समझने का, अटको ना, वही तो डिस्कशन करेंगे क्लास में। जैसे इस पे अटकोगे, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, उसमें है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि ग्रेविटेशन है, इसीलिए मैंने दिया ही वही है। तो जब करोगे तभी तो अटकोगे, तो डिस्कशन करोगे ना बेटा। क्या अभी कौन से चैप्टर पे हो तुम? फोर्सेस का जो है, कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, कोशिश तो करिए ना। मेन कोशिश की जरूरत है मुझे, समझ में आने वो दूसरी चीज है, कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। तो ये किस कैटेगरी में आ गए, यही आ जाएगा क्वेश्चन जो है। अब घूम जाओगे कि कौन सी फोर्स में, जहां जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अब बालों में कंघी कर रहा हूं मैं, कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये टेबल पे रखा हुआ है मैंने, तो ये नॉर्मल फोर्स, मैंने ये भी कई बार जिक्र किया क्लास में, बारीकियों पे ध्यान दो बेटा। ये mg हो गया, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन है। और ये किसमें है, ये ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रही है इसको। अब इस सवाल पे मैं अगर बोलूं कि ये बंदा एक्सेलरेशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा है, इसका मास है 20 kg। तो इसका जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इस इक्वेशन में कैसे फिट करोगे इसको। ये सिर्फ जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो कैसे दिखाओगे आप, जरा कॉपी पे बनाओ तो सब लोग। में कैसे देखेंगे हम, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, नेट का मतलब क्या है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक बक्सा है, ये बंदा 50 न्यूटन लगा रहा है और ये बंदा 40 न्यूटन लगा रहा है, कौन जीतेगा भाई, ये वाला जीत जाएगा। तो 50 माइनस 40 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एरो है वो कह रहा है, एरो यहाँ पर आ गया है, फ्रिक्शन की तरफ आ गया है, तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है, जो बंदा आगे की तरफ जा रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, यानी नेट फोर्स मेरी कैसे निकलेगी, जो फोर्स लगा रहा है ये मैन माइनस फ्रिक्शन, कौन जीत रहा है इसमें, फ्रिक्शन तो जीत नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन को पीछे कर दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फोर्स कौन लगा रहा है, मैन, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से लिखा जाता है। आया समझ में, बनाया था तुमने, हाँ गुड, पिक कर रही हो तुम थोड़ा है, क्या चीज, हाँ। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, एफ मैन माइनस एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्शन में आगे जाके ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे, खास तौर से। जैसे कंडीशन क्या होगी भाई,
कि ये जो है बॉडी जो है, ये बॉडी ऐसे टेंशन से खींची जा रही है ऐसे, तो यहाँ टेंशन हो गई, ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक मास लगा हुआ है, तो ये मास थोड़ा हैवी है इससे कंपैरिजन में, ठीक है, ये मास यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियसली इसको खींचेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया मैंने, अब सेम बॉडी से कनेक्टेड है तो टेंशन सेम लगा देंगे हम, टीटी सेम लगा देंगे, इधर क्या लिखेंगे M2G। तो ये सिखाया था ना कि जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है इस वाली फोर्स को पहले नंबर पे लेना है, क्योंकि ये बड़ी फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा M2G माइनस टेंशन इक्वल टू मास M2 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। आया समझ में? यहां पे इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन यहां पीछे की तरफ लग रहा है, इसका भी बना के दिखाइए कि यहां पे सर ये लगेगा, यहां फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, ये फोर लग रही है तुम्हारे यहाँ पे F, और यहाँ पे सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, और mg यहाँ पे लग रही है, m1g नीचे लग रही है। जरा इसका भी बना के दिखाना इस वाले का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, करो जरा। तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m1a। बेटा ये जो छोटी छोटी चीजों पे मैं बोलता हूं ना स्ट्रेस देने के लिए, यही लर्निंग का प्रोसेस है। सवाल को देखा, आंसर देख के सॉल्व कर लिया, उससे नहीं सीख पाओगे कभी। सीखोगे फिर मैं 4 महीने बाद बोलूंगा भूल जाओगे। जैसे मैं बोलूँ एक छोटा बेबी है, मान लो छोटा सा बेबी है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कैसे सीखता वो, पकड़ेगा, टेस्ट कर लेगा, किसी चीज को टेस्ट करके देखता है ना, या टच करेगा। आग को भी उससे डर नहीं है, वो तो हमने उसको डर बना दिया तो डरता नहीं, आग से भी नहीं डरेगा, वो जाके छुआ, लेकिन जलेगा तो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जलने के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं छूना दोबारा मुझे। तो अगर मैं बोलूं उसको बॉयंसी के बारे में पता लगाना है तो कैसे लगाएगा पता, वो बताओ। अगर उसको बॉयंसी के बारे में पता लगाना तो कैसे लगाना, मान लो छोटा बच्चा तो है, बहुत छोटा है, 7-8 साल का हो गया, सेकंड क्लास में, तो बॉयंसी का कैसे पता लगाएगा? अगर वो थॉटफुल है, अगर वो बच्चा थॉटफुल है थोड़ा, तो पानी में जब वो कूदेगा, ऐसे एयर में कूद रहा है, पानी में कूद रहा है, तो दोनों में फर्क नजर आएगा उसको। तो भले उसको बॉयंसी पता नहीं, क्योंकि वो तो चलो हमने डेफिनेशन देखी, उसको कुछ लगेगा पानी में कुछ है जरूर जो ऊपर की तरफ फोर्स देता है। दिस इज द रियल वे ऑफ लर्निंग। कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी बुक पढ़ रहे हो, उस पर सोचो, सोचना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने टेस्ट में जो क्वेश्चन बनाया वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने दिमाग से बनाया, ठीक, बना दिया। ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ओलंपियाड में, एडवांस में ऐसे ही बनाते हैं, वो एक इंसान ही तो बना रहा है ना उसको। लेकिन उसको सॉल्व करने वाले कितने नंबर ला रहे हैं भाई साहब? 98%, 97% ले आ रहे हैं, 96% ले आ रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? उन्होंने क्वेश्चन देखा भी नहीं, लेकिन उनको पता है, क्योंकि उन्होंने वो थॉट प्रोसेस अपना बहुत अच्छा डेवलप कर लिया, वो पिक कर ले रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पिक करो कि क्या है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? m1 इंटू एक्सेलरेशन। यही 2 साल में अगर डेवलप कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है कहीं भी, ठीक है। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं फ्रिक्शन पे बात कर लेते हैं। Whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion. This opposing force is called friction. मैंने आपको समझा दिया फ्रिक्शन क्या होता है, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन डेफिनेशन आपको यही स्कूल में एग्जैक्ट यही उतारनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम भी मिल गया है, मोशन यहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन जो है इस तरफ हमेशा लग रहा है, भाई इतना ही लिखना है। और इसमें एग्जाम्पल दिए हुए, तो न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, इन तीनों को देखो, इसमें कुछ फॉलो हो रहा है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें? इसको लिखते लिखते सोचते रहो दिमाग में। तो यहां आपको डायग्राम दिख रहा है, फ्रिक्शन यहां लग रहा है, नॉर्मल फोर्स यहां लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा? यहां आएगा, इधर आया रिजल्टेंट, ठीक है। इसके पैरेलल क्या है? नॉर्मल फोर्स है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है तुम्हारा जो है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? द कॉम्पोनेंट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जहां कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, द कॉम्पोनेंट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है उसी को फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना फ्रिक्शन तुम्हारा जो है, शब्दों की ओर विशेष ध्यान देना है कि क्या कह रहा है शब्द जो है, समझ गए? बिल्कुल थॉरली उसको डेप्थ से सोचना है और समझना है। तो इस तरफ कॉम्पोनेंट हमेशा
तो ये सब न्यूमेरिकल में काम आने वाला आगे, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स होगी आपकी ये, फ्रिक्शन लग रही है यहां पे नीचे की तरफ जो है, ये नॉर्मल फोर्स हो गई आपकी, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया और ये कांटेक्ट फोर्स हो गया आपका। तो बस इतना ही लाइन लिखो ये और डायग्राम बना लो। अब इसके बाद आ जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो ऐसे समझो, अब मैंने लगाया हिला नहीं है तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे हिल नहीं रहा है, ठीक है। अब हिलने लगा है तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, जो इसको लास्ट तक लगी, जैसे मान लो 10 पे मूव करेगा ये, तो 10 जो लगी लास्ट जो है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो ठीक है। और उसके बाद ये मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई चीज ऐसे रोल कर रही है तो ये क्या हो गया, ये रोलिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस पे कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए होता है ना, इसीलिए टायर्स हमारे जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गोल सरफेस यूज की जाती है, क्यों, क्योंकि कांटेक्ट बहुत कम होता है, तो उससे हमारी जो चीज है जो भी है वो फास्टली मूव कर पाती है। लेकिन उससे दिक्कत ये होती है कि धीरे धीरे टायर जो होते हैं वो रस्ट मतलब घिसना शुरू हो जाते हैं, और घिसने के बाद क्या होता है, फिर नया टायर हमें लगाना पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, कह सकते हैं ऐसे, मतलब ये इससे नुकसान होता है लेकिन फिर भी इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। ये वाला कौन सा है, स्लाइडिंग है, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। फॉर्मूला ये लिख लो, अब डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे। डेफिनेशन में लिख लो, इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो आप। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो रेंज है वो ज्यादा है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन कम लग रहा है, ठीक है। इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे नहीं मॉल में वो होती है तुम्हारी जो सीढ़ियां होती है ऐसे होती है, फिर यहाँ पे सीधा चलते हो, इस तरह से इमेजिन करके याद रख सकते हो कि इसका ग्राफ का कर्व कैसे जाएगा, ठीक है। और ये आपको समझा चुका हूं मैं, नेट फोर्स कैसे आ रही है पहले ही मैंने बता दिया। डेफिनेशन लिख लो आप, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और ये ग्राफ बना लो। हाँ बेटा, स्पीड में आएगी तो लिमिटिंग से नीचे इसलिए हो गई है क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उस टाइम पे लग रहा था ये, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, जैसे मान लो यहाँ पे तुमने फोर्स लगा रही हो, ठीक, यहाँ फोर्स लगा रही हो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो चीज रेस्ट पे और रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में है मोशन में रहना चाहेगी, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम चीजों को देखते हैं बाहर से, मतलब मैक्रोस्कोपिकली एनालाइज करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज नहीं कर सकते, तो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस को डील नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगाया तो फिर मोशन में आ गया ना, ये मोशन में आ गया ना, तो वो मैक्सिमम फोर्स थोड़े टाइम के लिए थी जो रोक रही थी उसे, उसके बाद वो कम हो गई वैल्यू और वो चलती रही, ठीक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा कम रहेगा। आपको आंसर मिला जो मैंने पूछा आपसे, जो कंप्लीट आंसर मिल गया, अभी जो आपने सवाल पूछा उसका कंप्लीट आंसर मिल गया आपको, सेटिस्फाई हो गया आंसर में। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, नहीं ये समझना नहीं हुआ, इतने तक नहीं समझना है जो है। अब क्या होता है कि फ्रिक्शन भी क्या एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्लोर सिलेबस से थोड़ा बाहर चला जाएगा ये, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं उस टाइम पे, तो जो फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट रहती है उस टाइम पे, जो फ्रिक्शन जो रोक रहा होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन काइनेटिक में क्या होता है, चीज मोशन में आ जाती है, मोशन में चीजें बदलती है सारी। तो जब मोशन में आते हैं तो फ्रिक्शन का जो वो फोर्स पहले लग रहा था वो उतना नहीं लगा पाता, क्योंकि वेलोसिटी में आ जाती है ना, ये चीज वेलोसिटी में आ जाती है, ये पहले वेलोसिटी में नहीं थी, बस मैं लगा रहा था तो उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मुझे।
जैसे आपने देखा होगा चट्टान होती, हिलाते ऐसे ऐसे, हिलाते हिलाते नहीं हिलती, लेकिन एक बार हिल जाती, हिलने के बाद तो फिर रोल करने लग जाती ना। तो हिलाते समय क्या हो रहा था उस टाइम पे? हिलाते समय जब आप उसको फोर्स लगा रहे थे तो वो रेजिस्ट कर रहा था, वो मोशन में नहीं था, मोशन में नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही मोशन में आया तो फिर फ्रिक्शन खत्म हो गया, वो फोर्स की वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई जो पहले लगा रहा था वो। समझिए, लिख लो उसको। लेकिन आंसर मत देना ऐसे स्कूल में, समझने वाली बात है, आंसर आपको वही लाइन बाय लाइन देना है। लिख लिया सबने? चलो अब आते हैं एनसीईआरटी पे। पहला सवाल हम करेंगे एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। ये लिखिए एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। म्यूस आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ एस की वैल्यू हमेशा इससे कम या इक्वल होगी। ठीक है, बस फॉर्मूला फॉर्मूला लिखिए। इसको बेटा ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, एफ एस ग्रेटर देन म्यू एस एन। क्या स्टैटिक मतलब? बेटा स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है ये बताओ पहले, क्या होता है? रुका हुआ हो। तो जब रुका हुआ कोई चीज रहता है उस टाइम पे जब फोर्स लग रही होती है, जो रोक रही होती है उसको, उसके अंदर होती है, तो क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक। जैसे मान लो यहाँ खड़ा गया हूं मैं, यहाँ पे जम गया हूं बिल्कुल, अब तुम आ रहे हो पीछे से तो मैं हिल ही नहीं रहा जो है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन अब मैं मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन हो गया, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन हो गया। फिर एफ के इक्वल टू लिखो म्यू के एन हो गया, और ये आप लोगों को बता चुका हूं मैं, तो स्क्रीन पे येलो पेन से मार्क कर रहा हूं। एफ के इक्वल टू म्यू के एन लिखो, ये भी लाइन लिखो। और ये बात भी पढ़ने वाली है कि फ्रिक्शन के जो लॉज हैं वो फंडामेंटल लॉज नहीं है, जैसे ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, इस तरीके से ये फंडामेंटल लॉज है, बस इंपेरिकल रिलेशंस हैं। ठीक है, चलिए चलिए को फटाफट। हो गया? समझ गए? क्या इंपेरिकल? वो फॉर्मूले का नाम है, और कोई उसका कोई ऐसा कोई खास मीनिंग नहीं। अब जो बता रहा हूं वो बहुत खास है। ठीक है, खास ये है, इस लाइन को पढ़िए जरा यहाँ पे, कि एक्चुअली में फ्रिक्शन क्या होता है। पढ़िए जरा लाइन को। पहले नंबर पे एक ट्रेन है, ये ट्रेन का डब्बा है, कंपार्टमेंट है ट्रेन का, ये अगले कंपार्टमेंट से उसके साथ अटैच्ड है। यहां पे एक बक्सा रखा हुआ है, और पूरा ट्रेन इस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ। ठीक है, दूसरा केस,
पहले केस में जब ये मूव कर रहा है तो ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं कर रहा है, ना आगे ना पीछे, कहीं मूव नहीं कर रहा है पहले केस में, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेम सिचुएशन है, अब की बार जब ट्रेन मूव कर रही है ना तो ये बक्सा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बस ये दूसरी ट्रेन है, उसकी दूसरी फोर्स है, दूसरा एक्सेलरेशन है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये बक्सा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो पहला सवाल मेरा ये है, सोच के आंसर देना है कि फ्रिक्शन किसमें लग रहा है। फर्स्ट में। क्यों क्यों लग रहा है? ठीक है, सही जवाब। फ्रिक्शन इस वाली में लग रहा है, इस वाली में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हिल रहा है। ठीक, अब फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है, बिल्कुल सही बताया तुमने जो है। अब इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है कि इस साइड लग रहा है? ठीक है, ए की तरफ लग रहा है कि बी की तरफ लग रहा है, ये डिसाइड करो। है बी की तरफ जो है, ठीक है, तो बी की तरफ लग रहा है ये, तो बी की तरफ लग रहा है, तो इसमें से बॉक्स जो है मूव नहीं कर रहा है। अब मैं इसको हटा के बोलूं कि एक आदमी ने बक्से को पकड़ा हुआ है, एक आदमी ने ना बक्से को पकड़ लिया, तो भी नहीं मूव करेगा। यानी फ्रिक्शन एक आदमी की तरह ऐसे इमेजिन करो कि फोर्स लगा के रोके हुए बॉक्स को, ठीक। और अभी कौन सा फ्रिक्शन है इसमें, स्टैटिक है कि काइनेटिक है? यहां पे तो काइनेटिक लग रहा है, ट्रेन मूव कर रही है। इसमें कौन सा है, स्टैटिक है, रिलेटिव है, क्या है? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लो म्यूएस की वैल्यू मैं तुम्हें दे देता हूं x, और नॉर्मल रिएक्शन इस बॉक्स का मास दे देता हूं 2 kg, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा तुम्हारा। इस ट्रेन का मास दे देता हूं 100 kg, एक्सेलरेशन दे देता हूं तुम्हें 2 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे दे दिया मैंने इक्वेशन जो है। तो मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करके इसका एफ नेट इक्वल टू एम ए का इक्वेशन बना के दिखाओ। बना के दिखाओ तो कॉपी पे जरा, एफ नेट इक्वल टू एम ए का कैसे बनाओगे। और म्यूएस की वैल्यू को मैंने हटा दिया, म्यूएस फाइंड आउट करके दिखाओ। अगर मास मैंने दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो म्यूएस फाइंड आउट करके दिखा सकते हो क्या? करो तो जरा, देखो ऐसे करना था, अपने अपना चेक करो। फोर्स माइनस फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने कंबाइंड 100 kg दिया हुआ है, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस म्यू एस और एन, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाली फोर्स तो आपने दी नहीं है, ये कहां से लाए, सोचा इसके बारे में? तो वो भी दे देता हूं, मान लो मैं दे देता हूं तुम्हें, इसको दे देता हूं, कुछ वैल्यू दे देता हूं रैंडमली जो है। ये कैसे निकाला आपने इसके अलावा है? कैसे निकाला? हाँ फिर नहीं, जैसे नेट फोर्स में तो कोई चीज से कंपेयर करोगे ना, तो यहां तो मैंने दिया नहीं था, तो उसको छोड़ दोगे ऐसे ही खाली, तो फ्रिक्शन इक्वल टू ये आ जाएगा एम ए के इक्वल। दिया नहीं है ना मैंने कोई वैल्यू निकालने वाला जो है, इससे निकाला आपने, किसी ने निकाला इससे, म्यू एस एम जी से, म्यू एस की वैल्यू जो है, म्यू एस
और n की वैल्यू mg हो जाएगी, यहाँ पे बॉक्स का मास जाएगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है म्यू एस निकल जाएगा, क्योंकि बॉक्स भी तो ट्रेन का पार्ट है ना, तो जो एक्सेलरेशन ट्रेन का हो रहा होगा वही बॉक्स का हो रहा होगा। जैसे हम इस रूम में हैं, मान लो रूम में एक स्पेसशिप है, तो जो स्पेसशिप की वेलोसिटी होगी या एक्सेलरेशन होगा वही हमारा भी होगा ना। लेकिन अगर अंदर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो वेलोसिटी मेरी अलग होगी, कंपैरिजन अगर करूं मैं फ्रेमवर्क में, लेकिन हम तो इसी सिस्टम का पार्ट है ना। यानी अगर ये स्पेसशिप है तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वही मानी जाएगी हमारी भी, है कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओ। तो इससे कैसे निकाला तुमने? ये करने के बाद निकाला क्या है बच्चों? म्यू एस निकाला किसी ने? एक तुमने निकाला था, कैसे निकाला तुमने, दिखाओ। ये वाला सवाल करिए तो फटाफट, सबकी कॉपी पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में दे चुका हूं। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या चीज है, क्या दिया हुआ है इसमें, फिर इमेजिन करिए गिवन क्या है और टू फाइंड आउट क्या पता करना है इसमें, ठीक है? ये ठीक है। और फिर जो रेलिवेंट फॉर्मूला है वो देखिए कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है, बिल्कुल देखिए कौन सा बैठ रहा है फिट जो है। क्या है क्वेश्चन बताओ? दो बच्चों ने फिगर आउट किया है, अपना देखो तुमने क्या सॉल्व किया, दूसरों का मत देखो, उससे समझ नहीं आया तुम अपना देखो कितना सही गलत कितना है जो है। भाई पिक कैसे करोगे इस क्वेश्चन में कि करना क्या है, क्या निकालना है इसमें? कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन बताइए, जिसमें एक बक्सा रखा हुआ है, इसी पे डिस्कशन हो रहा था हमारा पहले, वहां मैंने एक्सेलरेशन दी हुई थी, म्यू उसको हटाया हुआ था, तो उल्टा ही तो किया बेटा, इसे तो पिक कर लो। तो कह रहा है कि बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर, गिवन दैट, यानी कि म्यू एस तुम्हें दिया हुआ है, ये म्यू एस दिया हुआ है, ठीक? तो मैंने क्या सिखाया था अभी, नेट फोर्स देखना है ना हमें, तो नेट फोर्स देखोगे तो इधर क्या लिख लोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? हाँ आंसर देखते हैं अभी, पहले देखते हैं कैसे किया है। तो इसमें तुम लोग को फिर एक चीज में कंफ्यूज हो रहोगे कि यार मास तो दिया नहीं है, लेकिन हमें ये तो पढ़ा है ना कि ये जो चीज है हमारी, ये जो चीज है फ्रिक्शन ही तो है वो फोर्स जो एम ए के इक्वल होगा, ठीक है? अब इसमें मास का जिक्र नहीं है कहीं, ना ट्रेन का मास दिया है ना बॉडी का मास दिया है, कोई बात नहीं मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन ही है जिसने रोका हुआ है, मैंने बोला ना एक आदमी बैठा हुआ था यहां पे, तो वो उतनी फोर्स लगा रहा था जिससे वो जा नहीं रहा था पीछे, तो वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन, होता है, होता है कि नहीं होता? तो यही फोर्स तो एम ए के साथ बैलेंस हो रही होगी, तो म्यू एस एम जी कर दोगे इक्वल टू एम ए कर दोगे, एम से एम उड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि तुम लोग सोच रहे हो सर मास ट्रेन का और एक इक्वल कैसे कर दिया आपने? तो मास यहाँ पे दोनों के ही अननोन है हमारे, ना तो हमें बॉक्स का दिया है, तो हम बॉक्स का ही मास एज्यूम कर लेंगे, तो यानी हम बॉक्स ही फोर्स लगा रहे हैं ना, रोकने वाली फोर्स उतनी जितने पे ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी, तो बॉक्स का ही मास ले लिया मैंने और इसमें भी बॉक्स का ले लिया। इससे फायदा ये हो गया कि मास मेरा खत्म हो गया, मुझे मास की जरूरत ही नहीं है, यही तो हमें करना था, ठीक है? तो मास से मास कट गया, जी की हमें पता है वैल्यू, म्यू एस तुम्हें दिया हुआ है, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा? ऐसे सोचना है, मिसिंग चीज को ढूंढना है, ठीक? सोच पा रहे हो जैसे बता रहा हूं? हाँ बच्चों सोच पा रहे हो?